अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर इंटीटेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इस चैप्टर का नाम है वेव मोशन एंड साउंड। वेव या मोशन या साउंड को समझने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस करेंगे। तो बेसिक टर्म एक होती है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? तो हम कहते हैं जब हम किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो फोर्स बॉडी में डिफॉर्मेशन भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये जो डिफॉर्मेशन की जो मेजर होती है उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, बहरहाल हम स्ट्रेस को ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ द फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया यानी स्ट्रेस को हम सिग्मा से शो करते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर आप इसका यूनिट निकालेंगे तो इसका यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि प्रेशर का भी यूनिट होता है। ठीक है, अब बात समझें, जब हम किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स बॉडी में डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है। इस डिफॉर्मेशन को हम 3 तरीक़ों से मेजर करते हैं। एक तरीका होता है कि भाई इस डिफॉर्म वाला जो फोर्स है इसने बॉडी की कितनी लेंथ इंक्रीज़ कर दी या कितनी लेंथ डिक्रीज़ कर दी। और दूसरा होता है कि इस फोर्स ने बॉडी का कितना शेप चेंज किया है। और तीसरा होता है कि इस फोर्स ने बॉडी का कितना वॉल्यूम चेंज किया है। तो इसका मतलब होगा स्ट्रेस के 3 टाइप्स होंगे। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। एक स्ट्रेस को कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस, या बेहतर है कि आप इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लिख लें, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस? तो हम कहते हैं जब फोर्स किसी बॉडी का लेंथ इंक्रीज करता है या लेंथ डिक्रीज करता है तो हम उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहते हैं। तो हम कहेंगे द स्ट्रेस विच increases या which changes the length of object। ठीक है, सपोज करें अगर हमारे पास ये रॉड थी, इस रॉड पे जब हमने लोड रखा तो लोड रखने से इसकी लेंथ जो है ये चेंज हो गई। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के 2 टाइप्स होते हैं, एक को कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस और एक को कहते हैं कंप्रेशनल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस हम तब कहते हैं जब लेंथ में इंक्रीमेंट आता है, और कंप्रेशनल स्ट्रेस हम तब कहते हैं जब लेंथ में डिक्रीमेंट आता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेस का दूसरा टाइप, और इसको कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। What is volumetric stress? तो हम कहते हैं the stress which changes the volume of object। The stress which changes the volume of object। उसके बाद हमारे पास होता है, इसको हम डिस्कस करते हैं शेयरिंग स्ट्रेस। व्हाट इज शेयरिंग स्ट्रेस? तो सपोज करें हमारे पास एक ऐसा, ये समझें कि एक किस्म का शेप था, और जब हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया तो इसका शेप कुछ इस तरीके से हो गया है। तो हम कहेंगे कि इसमें शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाई हुई है। शेयरिंग स्ट्रेस क्या करेगी? शेप को चेंज कर देगी। सो the stress which changes the shape of object। ठीक है, तो जो लेंथ में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगी उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहेंगे, जो वॉल्यूम में चेंजेस करेंगी उसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कहेंगे,
और जो शेप में चेंजेस करेंगी उसको शेयरिंग स्ट्रेस कहेंगे। जब हम किसी बॉडी पे स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी में लेंथ में चेंज आती है या वॉल्यूम में चेंज आती है या उसके शेप में चेंज आती है, और जब हम इसके चेंज को ओरिजिनल के साथ कंपेयर करते हैं तो हमारे पास एक और फिजिकल क्वांटिटी आती है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेन। सो व्हाट इज स्ट्रेन? ये रेशो है। इट इज़ द रेशो ऑफ change in length पर ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, और इसको हम सिग्मा से शो करते हैं डेल्टा एल बाई एल। अच्छा, अब जैसे आपने सुना कि हमारे पास स्ट्रेस के 3 टाइप्स हैं, तो स्ट्रेन के भी 3 टाइप्स हैं। एक स्ट्रेन को कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब लेंथ में तब्दीली होगी, तो हम कहेंगे इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। काम की बात यह है कि इसके पास कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट नो डायमेंशन। इसी के साथ अगर हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो आप समझ गए होंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा। इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। इसके बाद हमारे पास है शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस भी आप समझ गए होंगे कि हम देखेंगे ओरिजिनल शेप क्या था और शेप में तब्दीली कैसे आई। बहरहाल हम इसको एंगल्स में मेजर करते हैं, तो अभी हम इसको इतना डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम आते हैं, एक दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास जिसको कहते हैं हुक्स लॉ। सारी बात हमारी यहाँ से शुरू होगी, इसको केयरफुली हम समझेंगे। हुक्स लॉ ने एक बात बताई, हुक्स लॉ ने कहा कि जितनी आप स्ट्रेस ज़्यादा डालोगे किसी भी ऑब्जेक्ट में उतना उसमें स्ट्रेस क्रिएट होगा। सपोज़ अगर ये स्प्रिंग है, अगर इस स्प्रिंग पे मैं 5 किलोग्राम बॉडी हैंग करूँगा तो इसमें एक्सटेंशन कम आएगा, पर अगर इसी स्प्रिंग में मैं 5 किलोग्राम बॉडी दूसरी ऐड कर दूंगा तो इसमें एक्सटेंशन यानी इसकी जो लेंथ बढ़ेगी ज़्यादा बढ़ेगी। तो हुक्स ने कहा है द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट्स। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे हम कहेंगे स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और प्रोपोर्शनलिटी की जब साइन रिमूव करेंगे तो यहाँ पे मॉड्यूलस होगा, और इस मॉड्यूलस को कहेंगे वेयर y इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या कहेंगे? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है बेसिकली ये रेशो है। अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो इट इज़ द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट वही होगा जो यूनिट स्ट्रेस का होगा, क्योंकि स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होगा। अब यहाँ पे एक मैं चीज़ ऐड कर दूँ, व्हाट इज़ इलास्टिसिटी? व्हाट इज़ इलास्टिसिटी? तो हम कहते हैं इलास्टिसिटी मटेरियल की किसी भी ऑब्जेक्ट की वो एबिलिटी होती है जो ऑब्जेक्ट को ओरिजिनल पोजीशन में लेके आती है जब हम उसमें से डिफॉर्मेबल फोर्स को रिमूव करते हैं। सपोज ये स्प्रिंग पहले ऐसे था, ठीक है, इस स्प्रिंग पे हमने फोर्स लगा के इसको स्ट्रेच किया। अब जब हम ये फोर्स रिमूव करेंगे तो स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो कौन सी चीज़ थी जिसने स्प्रिंग को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लेके आई? तो हम कहेंगे स्प्रिंग एक इलास्टिक बॉडी है। जो भी इलास्टिक बॉडी होगी उसके पास ये एबिलिटी होगी कि वो अपनी पोजीशन को रीस्टोर करेगी। सो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस या ऑफ अ बॉडी या ऑफ ऑब्जेक्ट to regain its original position after the removal of deformable force।
ठीक है। जब हम डिफॉर्मेबल फोर्स रिमूव करेंगे तो मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो उसको ओरिजिनल शेप में ले आए उसको कहते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे, तो जैसे मैंने आपको बताया कि व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की अगर आप डेफिनेशन लिखेंगे, व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो हम कहेंगे इट इज़ द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अब देखें, जैसे शुरुआत में मैंने बताया हमारे पास 3 तरह की स्ट्रेस होती हैं, 3 तरह की स्ट्रेन होती हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के 3 टाइप्स होंगे। एक है जिसको कहते हैं यंग मॉड्यूलस, ठीक है। व्हाट इज यंग मॉड्यूलस, तो हम कहते हैं ये रेशो होगा, तो हम कहते हैं इट इज़ द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल, इट इज़ द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। जब आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लेंगे और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लेंगे तो आपके पास जो होगा ये यंग मॉड्यूलस कहलाएगा। यंग मॉड्यूलस इज इक्वल टू longitudinal stress divided by longitudinal strain। अब एक बात याद रखें, जब हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो सॉलिड के पास यंग मॉड्यूलस होता है, लिक्विड के पास और गैस के पास यंग मॉड्यूलस नहीं होते, क्योंकि लिक्विड्स को और गैसेस को हम इन टर्म्स ऑफ लेंथ मेजर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं पॉइंट लिखूँगा, ओनली solids have young modulus, ठीक है। और जितना यंग मॉड्यूलस ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फोर्स हमें लगाना पड़ेगा किसी भी स्प्रिंग को ज़्यादा स्ट्रेच करने में। एक बात समझ लें, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करें। एक स्प्रिंग, ये 2 स्प्रिंग हैं, इन दोनों स्प्रिंग पे, इस स्प्रिंग पे मैंने 100 न्यूटन फोर्स लगाया, इसमें भी मैंने 100 न्यूटन फोर्स लगाया। इसमें 100 न्यूटन फोर्स लगाने से एक्सटेंशन आया 3 सेंटीमीटर का और इसमें एक्सटेंशन आया 5 सेंटीमीटर का। अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों स्प्रिंग में यंग मॉड्यूलस का वैल्यू ज़्यादा किसका होगा, तो यंग मॉड्यूलस हमेशा आपको क्या इंडिकेट करेगा, तो यंग मॉड्यूलस एक किस्म की रेजिस्टेंस आपको फील करवाएगा। तो हम कहेंगे इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है क्योंकि हम इस पे 100 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं और इसमें स्ट्रेच 3 सेंटीमीटर की आ रही है, जब हम सेम फोर्स इस पे लगा रहे हैं और इसमें स्ट्रेच ज़्यादा आ रही है। इसका मतलब है ये रेजिस्ट कम कर रहा है, ये रेजिस्ट ज़्यादा कर रहा है। तो यंग मॉड्यूलस को आप ऐसे फील कर सकते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस है जो लेंथ को स्ट्रेच होने नहीं देती। तो जो स्प्रिंग स्ट्रेच करना जिसको मुश्किल होगा उसका यंग मॉड्यूलस ज़्यादा होगा, ठीक है। अब आते हैं बल्क मॉड्यूलस पे। बल्क मॉड्यूलस जो कि बहुत काम का है। व्हाट इज बल्क मॉड्यूलस, तो हम कहते हैं इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी इसको हम शो करते हैं बीटा से, ठीक है। और ऊपर लिखेंगे जो हैं हम, और ये इस ऐसे भी बराबर होगा P/ΔV/V, ठीक है। ये ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो बल्क मॉड्यूलस का फार्मूला आप नोट करें, -P/ΔV/V। ये P जो है वो प्रेशर होता है, ठीक है। अच्छा, आप एक बात और याद रखें, बल्क मॉड्यूलस का जो रेसिप्रोकल है ना उसको हम कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। देखें, अब थोड़ी सी बात समझें। अब अगर मैं आपसे पूछूं, अच्छा ये लिक्विड्स के पास भी होगा, सॉलिड के पास भी होगा, गैसेस के पास भी होगा, क्योंकि हम तीनों चीज़ों को वॉल्यूम में मेजर कर सकते हैं। अब एक जनरल क्वेश्चन है, मैं अगर आपसे पूछूं बल्क मॉड्यूलस का वैल्यू सॉलिड्स के लिए ज़्यादा होगा, लिक्विड्स के लिए ज़्यादा होगा या गैसेस के लिए ज़्यादा होगा, तो याद रखिएगा
जो चीज़ कंप्रेस करने में मुश्किल होगी उसका बल्क मॉड्यूलस का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो हम कहेंगे सॉलिड्स हैव हायर वैल्यू ऑफ बल्क मॉड्यूलस। भाई सॉलिड के पास बल्क मॉड्यूलस का वैल्यू ज़्यादा क्यों है? क्योंकि बल्क मॉड्यूलस कंप्रेसिबिलिटी का रेसिप्रोकल है और हम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए उसका बल्क मॉड्यूलस का वैल्यू ज़्यादा होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी? तो इट इज़ द रेशियो ऑफ shearing stress and shearing strain। तो आप ये सारी बातें नोट करें तो फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे हुक्स लॉ फॉर स्प्रिंग। एक स्प्रिंग के लिए हुक्स लॉ हमें क्या बताएगा? तो देखें, ये एक स्प्रिंग है, ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में है और हमने इस स्प्रिंग पे फोर्स एक्सर्ट करके इसको हमने स्ट्रेच कर दिया। ठीक है। अगर आप समझें इस स्प्रिंग की क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, तो हमने पढ़ा है कि स्ट्रेस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेस के साथ, स्ट्रेन के साथ। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्योंकि हम स्प्रिंग की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे इसके यंग मॉड्यूलस की। ठीक है। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स अपॉन एरिया, और ये हमारे पास यंग मॉड्यूलस है। और इसकी वजह से अगर आप ये समझ रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लेंथ में चेंज आया है इसको हम डेल्टा एक्स कह रहे हैं और इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो एक्स नॉट है, तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, या आप ऐसे समझें कि इसकी जो लेंथ में चेंज आया है वो एक्स नॉट है और इसकी ओरिजिनल लेंथ एल है। तो फिर मैं स्ट्रेस को ऐसे लिख सकता हूँ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एल। अब अगर यहाँ से हम फोर्स को रिजॉल्व करें तो वाई ए एल इंटू एक्स नॉट। अब आप केयरफुली देखें, किसी भी स्प्रिंग का यंग मॉड्यूलस कांस्टेंट होगा, एरिया कांस्टेंट होगी, लेंथ उसकी ओरिजिनल लेंथ वो भी कांस्टेंट होगी। इन तीनों को मिला के मैं एक दूसरा कांस्टेंट रखता हूं और इसको कहते हैं फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, वेयर के जो है ये वाई ए अपॉन एल के बराबर है और इसको कहते हैं फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, या इसको हुक्स कांस्टेंट भी कहते हैं। अच्छा, तो अब हम यहाँ से ये सीख सकते हैं, ये जो फोर्स होगा ये इस फोर्स को कहते हैं इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स। यानी आपने देखा होगा कि जब हम किसी भी स्प्रिंग को ऐसे स्ट्रेच करेंगे तो इलास्टिसिटी की वजह से इसमें एक फोर्स डेवलप होगा और ये फोर्स इस स्प्रिंग को ओरिजिनल पोजीशन में रीस्टोर करने की कोशिश करेगा। उस फोर्स को कहते हैं इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स। तो आप एक बात नोट करें, अगर आप फोर्स ऐसे लगाएंगे, अगर आप डिस्प्लेसमेंट ऐसे क्रिएट करेंगे तो ये स्प्रिंग जो है रीस्टोरिंग फोर्स ऐसे क्रिएट होगा। तो यहाँ से हमने एक बात सीख ली कि ये जो फोर्स है और ये जो डिस्प्लेसमेंट है इन दोनों के डायरेक्शन जो हैं अपोजिट होंगे। तो इसको हम कहते हैं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ हुक्स लॉ इन केस ऑफ स्प्रिंग। वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? दी एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, the extension is directly proportional to the force, to the applied force।
यानी जितना ज़्यादा हम इस स्प्रिंग पे फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा इसमें डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होगा। या हम ऐसे कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा हम इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे उतना ज़्यादा इसमें इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। इसको कहते हैं हुक्स लॉ फॉर अ स्प्रिंग। और ये जो फोर्स है इसको क्या कहेंगे? इलास्टिक रीस्टोरिंग force. What is elastic restoring force? The force due to, ये फोर्स किसकी वजह से? इलास्टिसिटी की वजह से। The force due to elasticity which regains या which restore the original position of a body. The force which restore the original position of body is called elastic restoring force. और elastic restoring force की प्रॉपर्टी क्या है? It is directly proportional. It is directly proportional to the displacement. जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट लाएंगे, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब ओरिजिनल, जिसकी ये ओरिजिनल पोजीशन है, यानी यहाँ पे हमने कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया हुआ है और ये ओरिजिनल पोजीशन से ये हमने डिस्प्लेसमेंट लाया। तो इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा डिस्प्लेसमेंट से। जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हम लाएंगे उतना ज़्यादा इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स उसमें डेवलप होता जाएगा। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। ये हमेशा मीन पोजीशन पे डायरेक्टेड होगा। यानी आपने देखा था जब आपने डिस्प्लेसमेंट ऐसे लाए थे, इस फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन था। पर अगर आप इस स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे, अब आपने डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव लेके आए हैं, जब आप नेगेटिव लेके आए हैं दोबारा ये फोर्स ऐसे होगा, यानी इस फोर्स का डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगा। सो दीज आर टू प्रॉपर्टीज ऑफ इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स। तो आई थिंक इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स क्या है? द फोर्स विच रीगेन्स द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ इलास्टिक बॉडी। ये फोर्स सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक बॉडी में डेवलप होगा बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी। और इस फोर्स का जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो डिस्प्लेसमेंट के साथ होगा। अगर आप स्प्रिंग को कम स्ट्रेच करेंगे ये फोर्स कम होगा, ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे ये ज़्यादा होगा, और ये फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन डायरेक्टेड होगा। अब हम यहाँ पे तो ये भी आ सकता है, इसको कहते हैं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ हुक्स लॉ। आपके पेपर में आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ हुक्स लॉ। अब हम बात करेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट की। स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको हुक्स कांस्टेंट भी कहते हैं, इसको फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं ऑफ स्प्रिंग। अगर आप इसको एक्सपेंड करें तो इसमें तीन चीज़ें आपको मिलेंगी। इसका मतलब है स्प्रिंग कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। पहले हम ये बात क्लियर करते हैं। एक हमारे पास थिन स्प्रिंग है और एक हमारे पास थिक स्प्रिंग है सेम लेंथ का। तो K का वैल्यू इसका ज़्यादा होगा या इसका ज़्यादा होगा, तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। अगर एक थिन स्प्रिंग है उसको स्ट्रेच करना आसान है, एक थिक स्प्रिंग होगा उसको स्ट्रेच करना मुश्किल होगा, क्योंकि जितनी क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगी उतना K का वैल्यू ज़्यादा होगा। ठीक है। और दूसरा, K इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर एक स्प्रिंग है, दोनों की क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है पर एक की लेंथ कम है दूसरे की लेंथ ज़्यादा है, तो किस स्प्रिंग का K का वैल्यू ज़्यादा होगा? तो इसका ज़्यादा होगा और इसका कम होगा। यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। सपोज आपको क्वेश्चन मिलेगा, एक स्प्रिंग था उसका K का वैल्यू 150 था और इसका यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर। तो आप लिख सकते हैं इट्स यूनिट इज न्यूटन पर मीटर। अब बात समझें,
अगर इस स्प्रिंग को हमने 3 हिस्सों में काट दिया, 3 इक्वल हिस्सों में काट दिया, तो इंडिविजुअल पार्ट का वैल्यू क्या होगा? पहले तो ये बताएं, बढ़ेगा या कम होगा? तो आप अपने आप को बता सकते हैं, मुझे तो नहीं बता सकते। बहरहाल के का वैल्यू बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आपने लेंथ को कम कर दिया है। जैसे ही आप स्प्रिंग की लेंथ कम करते जाएंगे, के का वैल्यू बढ़ता जाएगा। इसीलिए एक फार्मूला नोट कर लें, के डैश इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाय के। इसका मतलब होगा, सपोज जैसे मैंने ये क्वेश्चन दिया, मैंने कहा भाई एक स्प्रिंग है जिसका के का वैल्यू 150 है। अगर मैं इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, व्हाट विल बी न्यू वैल्यू ऑफ के? तो आप कैसे फाइंड करेंगे? 150 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको डिसाइड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे y की, यंग मॉड्यूलस की। तो आपको पता है एक स्प्रिंग हमारे पास सॉफ्ट होगा, एक स्प्रिंग हमारे पास टफ या हार्ड होगा। तो सॉफ्ट के लिए के का वैल्यू कम होगा, हार्ड के लिए के का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो ये पूरा डिस्कशन के पे था। इसी तरीके से अगर आप कुछ बुक पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में तो नहीं है, पर आप MCQ सॉल्व करते हैं तो आपसे 2 क्वेश्चन किए जाते हैं। एक होता है स्प्रिंग इन सीरीज। जब हम स्प्रिंग को सीरीज में लगाते हैं, जैसे ये देखें 3 स्प्रिंग है, इसका वैल्यू K1, K2, K3 है। अगर ये 3 स्प्रिंग सीरीज में निकलेंगे, सीरीज में कनेक्ट होंगे, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट वैल्यू? तो इसका इक्विवेलेंट वैल्यू कम हो जाएगा क्योंकि लेंथ बढ़ रही है, और इसका इक्विवेलेंट वैल्यू मिलेगा 1/K1, 1/K2 प्लस 1/K3 अप टू 1/Kn। अगर आपके पास 2 स्प्रिंग होंगे तो सिंपल फार्मूला है मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय सम। अगर आपके पास सेम वैल्यूज हैं के और n स्प्रिंग है तो k डिवाइडेड बाय n। इन 2 फार्मूले को समझ लें। सपोज अगर मैं कहता हूँ मेरे पास 2 स्प्रिंग है, एक का वैल्यू 10 है, दूसरे का वैल्यू भी 10 है। अगर मैं दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूँ तो इक्विवेलेंट वैल्यू कितना होगा? तो मैं करूँगा k डिवाइडेड बाय n, 10 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 5। पर अगर मैं कहता हूँ एक का वैल्यू 6 है, दूसरे का वैल्यू 3 है, तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ऊपर रखेंगे मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय सम, ठीक है, 18 डिवाइडेड बाय 9 तो 2 हो जाएगा। तो ये स्प्रिंग था सीरीज में। और दूसरा होता है स्प्रिंग इन पैरेलल। पैरेलल का मतलब है ऐसे होंगे। तो जब आप पैरेलल में स्प्रिंग लगाएंगे, तो पैरेलल में स्प्रिंग लगाने से आप ऐसे तस्वर करें कि पैरेलल में क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाएगी। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाएगी, इसका मतलब है के का वैल्यू बढ़ जाएगा। और पैरेलल में सिंपल समेशन होगी, K1, K2, K3 अप टू Kn। अगर इक्वल वैल्यू के होंगे तो n मल्टीप्लाइड बाय k होगा। तो इस तरीके से ये डिस्कशन होता है। तो आप इस डिस्कशन को नोट करें, तो हम इस पे कुछ MCQs करेंगे। अच्छा, अब ये कुछ MCQs हैं, ये देख लें आप, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड। तो हमने बताया था इसको कहते हैं बल्क मॉड्यूलस। उसके बाद क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव यंग मॉड्यूलस। तो आपको पता है यंग मॉड्यूलस सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के पास होता है। उसके बाद क्वेश्चन है स्प्रिंग हैविंग फोर्स कांस्टेंट 200 न्यूटन पर मीटर, इट वॉज कट इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, देन वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इसका फार्मूला मैंने बताया था, के डैश इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय n, ठीक है, सॉरी n मल्टीप्लाइड बाय k। 4 पार्ट्स में आपने डिवाइड किया है, हर एक पार्ट का वैल्यू 200, तो ये 800 हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी होगा। उसके बाद क्वेश्चन है 2 स्प्रिंग्स हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट 120 न्यूटन पर मीटर एंड 40 न्यूटन पर मीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन फाइंड द इक्विवेलेंट। तो सीरीज में जब 2 होंगे तो इसका होगा मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय सम। अगर हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे
सम करेंगे 160 आएगा, 0 0 से कैंसिल। 4 का टेबल 1 टाइम, इस पे 4 टाइम, 1 टाइम, इस पे 30 टाइम, तो इसका वैल्यू होगा 30। उसके बाद क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन आपके पास पेपर में आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ हुक्स लॉ। तो आपको पता है Fs इज इक्वल टू माइनस के एक्स नॉट। उसके बाद ये न्यूमेरिकल है, अ 5 किलोग्राम मास इज अटैच्ड टू द स्प्रिंग एंड प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ 2 सेंटीमीटर, फाइंड द फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट कैसे मिलेगा, तो आपको पता है ये ऐसे स्प्रिंग है, इस पे आपने मास को हैंग किया है, ठीक है। 5 किलोग्राम मास इज हैंग्ड लिख लें, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे F इज इक्वल टू के एक्स, और ये F जो है वो वेट के बराबर होगा। अगर हमें x चाहिए तो mg अपान k होगा, सॉरी अगर हमें k चाहिए तो mg अपान x होगा। मास इसका 5 है, g का वैल्यू 10 है। ये कितना इसमें एक्सटेंशन आया है, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर मीन्स 0.02 मीटर। अगर डेसिमल कैंसिल करेंगे 2 0 दे देंगे, ये 1 होगा, ये 500 होगा। 500 5 से मल्टीप्लाई करेगा 2500 हो जाएगा, ये इसका ऑप्शन होगा। उसके बाद क्वेश्चन है अ स्प्रिंग हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 1000 न्यूटन पर मीटर, द लेंथ ऑफ स्प्रिंग becomes 10 सेंटीमीटर when 2 किलोग्राम ऑब्जेक्ट इज अटैच्ड टू इट। यानी ये एक स्प्रिंग था, इस स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ कुछ भी थी, जब हमने इस पे मास अटैच किया तो इसमें एक्सटेंशन आया, और एक्सटेंशन आने से अब जो इसकी लेंथ है वो बन गई है 10 सेंटीमीटर। अब आप तसव्वुर करें ये इसकी ओरिजिनल लेंथ थी और ये इसमें एक्सटेंशन आया है, हमें फाइंड करनी है ओरिजिनल लेंथ। अब हम सबसे पहले हुक्स लॉ यूज़ करके और हम फाइंड करेंगे कि इसमें एक्सटेंशन कितना आएगा। तो आपने मास हैंग किया है तो ये mg के बराबर होगा, के एक्स नॉट। तो mg आपको कितना दिया गया है, मास है 2, g का वैल्यू है 10 और k है आपके पास 1000। एक्स नॉट आपको फाइंड करना है, तो इसी तरीके से ये एक्स नॉट हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये बराबर होगा 0.02 मीटर यानी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें पता है कि इसकी जो लेंथ है टोटल वो होगी एक्स नॉट प्लस एल नॉट प्लस एक्स नॉट, और अब इसकी टोटल लेंथ कितनी हो गई है 10 सेंटीमीटर। एक्स नॉट का वैल्यू हमें पता है, तो हम क्या करेंगे 10 माइनस 2 इज इक्वल टू एल नॉट। तो इसकी ओरिजिनल लेंथ जो थी वो 8 सेंटीमीटर थी, यानी ऑप्शन बी होगा। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, 10 किलोग्राम ऑब्जेक्ट इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ स्प्रिंग, ये पास पेपर में आया है, एंड प्लेस ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल, ऐसे पड़ा हुआ है हॉरिजॉन्टल सरफेस, और हमने इस पे फोर्स लगा के इसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया है। तो सिंपल है, F इज इक्वल टू के एक्स, हमें K फाइंड करना है, F अपान एक्स। फोर्स हमने कितना अप्लाई किया 50 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना लेके आए 2 सेंटीमीटर मीन 0.2, ये कैंसिल करेंगे 2 0 आएगा, इसको हाफ करेंगे 2500 होगा। तो इसी तरीके से आज हमने चैप्टर 8 का बेसिक लेक्चर दिया है, इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।